नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसियन हेलो डॉक्टर। आज 29 सितंबर है, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे को सन 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने WHO के सहयोग से इसको स्थापित किया और तब से पिछले 25 साल से इसको वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा। ये मनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि लोगों में जागृति फैलाना ज़रूरी है कि हार्ट डिजीज़ को लेकर छोटी छोटी बातें हैं जिसका लोग ध्यान नहीं रखते और इस वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। मिसाल के तौर पे हर साल 1,80,00,000 लोगों की मौत केवल और केवल हार्ट अटैक से या हार्ट डिजीज से होता है, जो कि चौंकाने वाली खबर है। यानी यूँ समझिए कि दुनिया में जितनी मौतें होती है उसमें से हर तीसरा व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार या हार्ट डिजीज़ का शिकार हुआ पाया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसमें यंग लोग, जवान लोग, 30-40 साल की उम्र के लोग भी इसके शिकार हो रहे, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है और इसी को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है गणेशा हार्ट केयर सेंटर के डॉक्टर ऋषिकेश उमालकर, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है और पिछले काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में अनुभवी डॉक्टर है। आज ये बात जो करेंगे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर करेंगे, कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगा जिस वजह से ये और दिलचस्प हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, जैसे मैं ये टॉपिक बता रहा था कि यंग लोगों में हार्ट अटैक का प्रमाण या हार्ट डिजीज़ का प्रमाण ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो क्या वाकई में ये चिंता का विषय है? हाँ, ये सच में चिंता का विषय है। पहले तो मैं अपनी पूरी ऑडियंस को वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। दूसरी बात, मैं सबको ये बोलूँगा कि हार्ट एक ही रहता है, सबसे वाइटल ऑर्गन है और जीवन भर वो काम करते रहता है। तो उसकी प्लीज़ आप निगाह रखिए, अच्छे से उसकी केयर कीजिए ताकि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए जी। मतलब तो चलिए आज फिर से अपने प्रॉब्लम पे आएंगे। हाँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि यंग लोगों में, हाँ, 25 से 45 के आयु के लोगों में, हाँ, ये ज्यादा पाया जाता है क्या? तो एक टाइम था कोविड का, वो टाइम पे एकदम से सडन हार्ट अटैक बढ़ना चालू हुए थे और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा समझ में आया कि ये कंटिन्यूअसली चालू ही है। आज आप कभी भी सोशल मीडिया ऑन करते हैं तो हर महीने में एक सेलिब्रिटी की आइदर कुछ करते हुए डेथ हो गई, या किसी की जिम में डेथ हो गई, या किसी की गरबा करते हुए डेथ हो गई, ये अपन रूटीनली सुनते हैं। और ये जो व्यक्ति की डेथ होती है, इनको टिपिकली छाती में दर्द होता है, वो गिर जाते हैं और डेथ हो जाती है। मतलब सिम्टम कॉमन है। यस, और दूसरी चीज, इनका एज ग्रुप भी कॉमन है। ये जनरली ये लोगों का 25 से 45 का एज ग्रुप है जिसमें ये डेथ्स हो रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि पूरे इंडिया में टोटल 30 लाख हार्ट अटैक एक साल में आते हैं। केवल इंडिया में? इंडिया में 30 लाख हार्ट अटैक्स में से 2 से 3 लाख जो लोग हैं उनकी उसमें से डेथ होती है। और ये जो 2 से 3 लाख लोग हैं जिनकी डेथ होती है, उसमें हार्ट अटैक की वजह से होने वाले डेथ्स में 70% लोग जो है वो 30 से 40 के एज ग्रुप में के। ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली स्टैटिस्टिक्स है और ये सब ICMR जो इंडियन रिसर्च एसोसिएशन है उसके स्टैटिस्टिक्स के डेटा है। जैसे जैसे ये समझ में आने लग गया कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो इनिशियली बहुत सारी थियरीज आई कि शायद ये कोविड की वजह से हो रहा है, कि शायद ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है, शायद हम सोशल मीडिया और एक जगह बैठना ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए ऐसा सब हो रहा है। पर धीरे धीरे इस पे रिसर्च हुई, मेथोडिकल रिसर्चेस हुई, फिर वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसके बारे में जो इंडियंस वहाँ सेटल हुए उनके बारे में भी रिसर्च हुई है। और ये सबका एक कंपेरेटिव डाटा में से ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि यस, वी एज एन इंडियंस, हम में हार्ट अटैक की रिस्क ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, जो यंग लोग हैं जिनको हम ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली बोलते हैं, जिन पे पूरी फैमिली चलती है, या जस्ट आप पढ़ाई करके शादी करके अपनी लाइफ में जस्ट सेटल हो रहे रहते हो, आपको बच्चे हुए रहते हैं, अब आगे की लाइफ आपको उनके साथ गुजारनी रहती है, एक अच्छा टाइम आने वाला रहता है और सडनली वो टाइम पे हार्ट अटैक आपके घर पे दस्तक देता है और उस आदमी की डेथ हो जाती है। दैट पर्सन इज अ ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली और फिर उसके बाद में उसकी लाइफ तो गई, बट आने वाली फैमिली का भी पूरा लाइफ सफर होता है, बच्चों की भी लाइफ सफर होती है। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो आई थिंक आज के ओकेजन इज द बेस्ट ओकेजन जिसपे हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। जी। मतलब आज के हमारे जो दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रोग्राम को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नॉट नेसेसरी कि मेरे घर में आज किसी को हार्ट अटैक नहीं तो मैं सेफ हूँ, कभी भी कोई भी हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे सर से। सर, जैसे आपने बताया कि ये
राइट ओकेशन है 29 सितंबर टू डिस्कस ऑन दीज इश्यूज एंड क्रिएट एन अवेयरनेस। बराबर। तो वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं देखिए, जो हम जनरली ओवरलुक कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं? यस, हम लोग इन सब के डिटेल्स में जाएंगे। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक आता क्यों है। तो हार्ट अटैक हार्ट की जो नलियां रहती है उनके अंदर खून की गुठली या ब्लॉकेजेस होने की वजह से आता है, और हार्ट को ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से हार्ट काम करना बंद कर देता है। हार्ट काम करना बंद करेगा तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। सो ये बेसिक थियोरी है हार्ट अटैक की। अब ये जो ब्लॉकेजेस हार्ट के अंदर आते हैं, ये क्यों आते हैं, इसके बारे में काफी रिसर्च हुई है। एक रिसर्च बहुत फेमस है जिसका नाम है फ्रेमिंघम स्टडी। ये 1970s में हुई थी। उसमें सबसे पहले ये दिखाई दिया था कि हार्ट अटैक ये एक ऐसी बीमारी है जो रिस्क फैक्टर्स से एसोसिएटेड है। रिस्क फैक्टर्स इन द सेंस आपका एज कितना है, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी जेनेटिक्स क्या है, आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आप ओबेज हो या नहीं हो, आप स्मोकिंग करते हो नहीं हो। तो ये सब चीजें जो है ये कंट्रीब्यूट करती है और इनकी वजह से हार्ट अटैक आता है। ऐसा ये स्टडी ने बहुत पहले ही प्रूव करके दिया हुआ है। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स का कंसेप्ट है ये उस स्टडी से आया है कि अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है या हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना है तो आपको ये रिस्क फैक्टर्स को स्क्रीन करना पड़ेगा। आपको इनमें से कौन से रिस्क फैक्टर्स है इसके बारे में देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और अगर है तो उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टरों से लेनी पड़ेगी। अगर आप ये रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करोगे तो अल्टीमेटली हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाएगा। ऐसा है। होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले ना ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि एट द एज ऑफ 30 या एट द एज ऑफ 35 मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। हम तो यही सोचते हैं अरे वो तो क्या 50-60s के लोगों को आएगा या किसी और को आएगा, मुझे नहीं आ सकता है। हाँ, ये अपने घर तक पहुंच गया है, ये अपन एक्सेप्ट नहीं करते। ये अपन कब एक्सेप्ट करते हैं? जब अपने आस पड़ोस के, अपने रिलेटिव्स में किसी की ऐसी सडन डेथ हो जाती है, या कोई जैसे हमारे ओपीडीज में जब कोई भी टीवी पे दिखता है, जैसे केके की डेथ हुई थी, या वो एक सुनीत कुमार करके एक एक्टर थे, उनकी भी डेथ हुई थी। ऐसे बहुत सारे लोगों की मतलब वीआईपी लोगों की डेथ जब होती है, नेशनल टेलीविजन पे ये सब चलता है, तो फिर लोग अवेयर होके उस टाइम के लिए फिर आना चालू करते हैं, चेक करने के लिए चालू करते हैं। बट ये स्क्रीनिंग फॉर रिस्क फैक्टर्स इज अ रूटीन प्रोसीजर, तो ये आपने करनी चाहिए। इसमें अगर आपको कुछ चीजें है तो इसके बारे में आपने डॉक्टर से सलाह लेके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? तो डेफिनेटली यंग हार्ट अटैक्स प्रिवेंट हो सकते हैं। इसका बिग आंसर इज यस, वी कैन प्रिवेंट दीज हार्ट अटैक्स, बट हाउ, वो हम आज डिस्कस करेंगे अलग अलग एक रिस्क फैक्टर को लेके। जी, इससे पहले कि हम चालू करें, आपने हार्ट अटैक का जिक्र 2 या 3 बार किया है, तो अटैक क्या है और बाद में फेलियर क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए, हार्ट अटैक आने के बाद में अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल जाती है तो हार्ट फेलियर डेवलप नहीं होता है। बट अगर हार्ट अटैक के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है, हार्ट का पंपिंग रिकवर नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति को हार्ट फेलियर डेवलप होता है। तो मतलब पंप नहीं हो रहा बराबर, पंप की कैपेसिटी कम हो जाना ये हार्ट फेलियर है। हाँ। और प्राइमरी इंसल्ट होना, ब्लड सप्लाई नहीं मिलना, ये हार्ट अटैक है। तो आज हमारा जो स्पेसिफिक फोकस है वो हार्ट अटैक को। सर, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में काफ़ी फ़र्क है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो काफ़ी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले करता है। यस, एनवायरमेंटल फैक्टर इज अगेन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जैसे आप जीन्स फैमिली को चेंज नहीं कर सकते, जैसे आप जेंडर को चेंज नहीं कर सकते, वैसे जिस एनवायरमेंट में आप चेंज कर रहे हो उसको आप इमीडिएटली तो चेंज कर ही नहीं सकते। ऐसा पाया गया है कि जब एक्सट्रीम वेदर चेंजेस होते हैं, जैसे सडन ठंडी आ जाती है, सडन गर्मी हो जाती है, सडन बारिश हो जाती है, वो टाइम पे एकदम से हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म रहता है सिंपैथेटिक सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरा एक ऐसा पाया गया है कि पोल्यूशन जहां जहां ज्यादा है वहां हार्ट अटैक की रिस्क ज्यादा है। अब ये चीजें अपने हाथ में तो नहीं है, इसका एक ही की है कि ये वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है। हम लोगों को मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जब बढ़ा हुआ रहता है, मतलब नॉर्मल आदमी में 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया, जब वो 140/90 के ऊपर हो जाता है तो उसको ब्लड प्रेशर लेवल करके ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। और 120, 140 और 80 और 90 के बीच वाले ब्लड प्रेशर को प्री हाइपरटेंशन बोल के ऑब्जर्व करने की सलाह दी जाती है। जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो
तो आप समझ लीजिए कि आपको हार्ट अटैक के लिए एक रिस्क फैक्टर्स आ गया है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हार्ट को उस प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, तो हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीपी अनकंट्रोल्ड होने की वजह से सिर्फ हार्ट अटैक नहीं आएगा, पैरालिसिस यानी ब्रेन स्ट्रोक भी या ब्रेन अटैक भी आ सकता है, किडनी के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, लंग्स के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं और आंखों के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। सो ऐसा रिकमेंडेशन है कि एट द एज ऑफ 20 ईयर्स हर साल आपने 20 साल की उम्र से हर साल बीपी चेक करना चाहिए। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ आता है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज और टैबलेट्स व्हाटएवर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उसको आपने प्रॉपरली लेना चाहिए रेगुलरली। और ये जो नंबर है 120-80 इसको मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर रहता है डायबिटीज। डायबिटीज जैसे आप जानते हैं कि आज इंडिया डायबिटीज के एपिडेमिक पे है, वर्ल्ड एपिडेमिक पे है, वर्ल्ड कैपिटल बोल सकते हैं हम डायबिटीज को। और ऐसा नहीं रहा है कि ये सिर्फ एफ्लुएंट क्लास का बीमारी है, गरीबों में भी डायबिटीज उतना ही पाया जा रहा है जितना कि अमीर लोगों में पाया जा रहा है। और जैसे डायबिटीज जिनको हो गया उनको हार्ट अटैक आना ही आना है या उनको हार्ट अटैक आने की रिस्क एकदम से 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। सो स्क्रीनिंग फॉर शुगर लेवल्स और अगर वो है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है। शुगर लेवल्स को प्रॉपर कंट्रोल करना हार्ट अटैक को टालने के लिए बहुत जरूरी है। बीपी एंड शुगर, Yes. तो ओबेसिटी भी एक फैक्टर है। यस, ओबेसिटी का कैसा है, ओबेसिटी गिनने के लिए कोई अपने पास एक पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, फिर भी ऐसा बोलते हैं कि हाइट और वेट गिनो, उसके बाद में बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करो। BMI। तो जब आपका BMI 27 के ऊपर रहता है तो उसको ओबेस बोला जाता है। 25 to 27 के बीच में आप प्री ओबेस कैटेगरी में आते हो। लेकिन फॉर इंडियंस ये BMI की जो वैल्यू है ये 23 ही है। अगर आपका BMI 23 के ऊपर है तो आप ओबेस में चले जाते हो। ऐसा रिसर्च में और रिसर्च पेपर्स में ये पब्लिश भी हुआ है कि अगर एक वेस्टर्न कंट्री का आदमी है और एक इंडियन आदमी है, दोनों का BMI अगर 23 है तो जो उसका बॉडी कंपोजिशन रहता है वेस्टर्न आदमी का वो अपने से बेटर है। और इंडियन बिकॉज ऑफ आवर जीन्स अपना बॉडी कंपोजिशन जो है वो खराब है, खराब इन द सेंस उसमें फैट कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पर्सन। तो बिकॉज इंक्रीज इन द फैट कंटेंट हम लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की रिस्क ज्यादा हो जाती है, हम लोगों को डायबिटीज की रिस्क ज्यादा हो जाती है, हम लोगों को बीपी की रिस्क ज्यादा हो जाती है। और जब इन सब की रिस्क ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि हार्ट अटैक की रिस्क ज्यादा हो जाती है। सो सेम BMI पे हम इंडियंस को बिकॉज ऑफ आवर जीन्स, बिकॉज ऑफ आवर फैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, हम लोगों का रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बहुत ज्यादा है। इसमें एक और कंपोनेंट रहता है फैट डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको बोलते हैं विसरल फैट। ये क्या होता है? विसरल फैट मतलब अपने पेट में जो फैट जमा रहता है वो चर्बी। जब फैट डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में होता है तो वो 2 तरीके से होता है। एक रहता है एप्पल शेप्ड मतलब पेट के अराउंड जो होगा वो, और दूसरा रहता है पियर शेप। पियर शेप मतलब अपनी जो जांघों पे जो जमा होगा वो। तो जो पियर शेप फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा बेटर रहता है, वो ज्यादातर यूरोपियन और वेस्टर्न लोगों में पाया जाता है। और जो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी रहती है, जो विसरल फैट जो पेट के अंदर चर्बी जमा होती है, वो हम लोग इंडियंस में ज्यादा पाई जाती है। अगर सेम वेट में एक आदमी को अगर पियर शेप फैट डिस्ट्रीब्यूशन है और एक आदमी को अगर एप्पल शेप फैट डिस्ट्रीब्यूशन है तो एप्पल शेप्ड आदमी जो है वो मोर ससेप्टेबल टू डायबिटीज, ही इज मोर ससेप्टेबल टू हार्ट अटैक। तो विसरल फैट गिनने का क्या तरीका है, उसके लिए हम लोग गिनते हैं वेस्ट सरकमफरेंस। वेस्ट सरकमफरेंस मतलब हमारी जो बरगड़ी बोलते हैं रिब्स, जहां खत्म होती है वो आखिरी की रिब्स और हमारी नीचे हिप की पहली ऊपर की बोन, ये दोनों के बीच में का जो मिडल पार्ट रहता है वहां से अम्बिलिकस के लेवल पे हम लोग सरकमफरेंस गिनते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वेस्ट सरकमफरेंस। अगर ये वेस्ट सरकमफरेंस मेल्स में 90 सेंटीमीटर के ऊपर है और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर के ऊपर है तो दैट मीन्स आपको विसरल फैट एक्स्ट्रा है, ज्यादा का है, तो जो आपको हार्मफुल रहना चाहिए। आइडियली कितना होना है? वो मेल्स में 90 सेंटीमीटर के नीचे रहना चाहिए
और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर के नीचे रहना चाहिए वेस्ट सरकमफरेंस। ये उसका एक प्रमाण है गिनने का कि हम लोगों को विसरल फैट है या नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि आपको अगर 2 सेंटीमीटर विसरल फैट ज्यादा है 90 से, तो आपको हार्ट अटैक की रिस्क 10% ज्यादा हो जाती है, इतना उसका इम्पैक्ट है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक, और दिस इज द ओनली रीजन व्हाई यंग पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक सो हाई ऑन सो हाई लेवल। एक और इम्पोर्टेंट, डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, तो डाइट किस किस्म की होनी चाहिए? जैसा कि एक इंडियन क्या है ना, की- ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। हाँ। तो पहले ना अपन लिपिड प्रोफाइल पे जाते हैं, हाँ, और फिर उसके बाद अपन डाइट और एक्सरसाइज पे आएंगे। हाँ। तो लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसका सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट है हार्ट डिसीज पे, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, वो आपकी कोरोनरी आर्टरीज में मतलब हार्ट की आर्टरीज में जाके बैठेगा और वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा और आपको हार्ट अटैक आएगा। कोलेस्ट्रॉल की लेवल जैसे जैसे ज्यादा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ते जाएगा और खून की गुठली होने के चांसेस बढ़ के हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। सो जब हम लोग कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल हम लोग लिपिड प्रोफाइल से गिनते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपको प्रॉपर लिपिड प्रोफाइल गिनना है तो आपको 2 प्रकार का लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए। एक तो आप LDL डायरेक्ट मेजरमेंट करनी चाहिए आपने, लो डेंसिटी रिपोर्ट। हाँ, अगर वो नहीं हो पाती है तो आपको 14 घंटा फास्टिंग रख के लिपिड प्रोफाइल का सैंपल देना चाहिए, तब जाके आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब लिपिड प्रोफाइल पे 3 मेन कंपोनेंट रहते हैं। एक रहता है LDL कोलेस्ट्रॉल, दूसरा रहता है HDL कोलेस्ट्रॉल और तीसरा रहता है ट्राइग्लिसराइड्स। तो LDL कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। वो हमारे बॉडी में ब्लड में जो भी चिकनाहट है, जो भी कोलेस्ट्रॉल है, उसको लेके जाता है हार्ट में और उनको वो नलियों में बिठा के उसके ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चालू कर देता है। HDL कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी गुड कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उनको बोलता है अरे ये तुम्हारी जगह नहीं है बेटा, तुम यहाँ से निकलो, तुम लिवर में जाओ, मेटाबोलाइज हो और बॉडी से बाहर निकलो। तो HDL इज अ वेरी गुड कोलेस्ट्रॉल। और ट्राइग्लिसराइड्स जो रहते हैं वो बाय एंड लार्ज हार्ट अटैक से उतने संबंधित नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द माइनर रिस्क फैक्टर। सो हम लोगों को क्या फोकस करना चाहिए, हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे रहना चाहिए, हमारा HDL कोलेस्ट्रॉल 40 के ऊपर रहना चाहिए और हमारे ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी 100 के अराउंड रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एज कम्पेयर टू वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज, इंडियंस में क्या होता है। हमारा ये लिपिड प्रोफाइल या हमारे ये कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में, ये भी थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो सपोज वेस्टर्न आदमी का अगर इतना साइज का है तो हमारा थोड़ा छोटा है, और अगर ये LDL कोलेस्ट्रॉल वेस्टर्न आदमी का जो है वो अगर एक 10% बैड इफेक्ट दिखाता है तो हमारा 20% मतलब छोटा है लेकिन इफेक्ट ज्यादा खराब दिखा रहा है। सो हमारा जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो डेंस पार्टिकल है, स्मॉल है, बट ज्यादा एथेरोजेनिक है। इसलिए हम लोगों को LDL कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है और हम लोग हार्ट डिसीज के लिए और भी ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। उसके बाद में HDL कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, बट फॉरेन कंट्रीज के लोगों में उसकी बेसलाइन वैल्यू ही ज्यादा रहती है, हम लोगों की वैल्यू कम रहती है। अगर HDL कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ाना है तो एक्सरसाइज किए बिना उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी कोई टैबलेट नहीं है जिससे HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद में आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स बाय एंड लार्ज ये बताते हैं कि आपकी शुगर कितनी कंट्रोल में है या नहीं है, और दूसरा आपको ईटिंग पैटर्न कैसा है, आप एक्सेसिव ईटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर ये दोनों चीजों को आप कंट्रोल करोगे, मतलब आपका ईटिंग पैटर्न प्रॉपर रखोगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खाओगे, और अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखोगे तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स वैसे ही कंट्रोल में आ जाते हैं। ये हो गया लिपिड प्रोफाइल के बारे में। अब लिपिड प्रोफाइल में आगे और 2 नई चीजें आई है जिसके बारे में बहुत लोग अवेयर नहीं है, और उसको मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो है, एक है लाइपोप्रोटीन A और दूसरी है एपोलाइपोप्रोटीन B। तो ये लाइपोप्रोटीन A और एपोलाइपोप्रोटीन B, ये 2 चीजें जो है ये कोलेस्ट्रॉल का ही एक पार्ट है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ब्लॉकेजेस को और बढ़ाते हैं, और भगवान ने भी देते टाइम क्या किया है मुझे पता नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों की ये जो वैल्यूज रहती है वो काफी कम रहती है, और हम इंडियंस की, साउथ ईस्ट एशियन लोगों में लाइपोप्रोटीन A की वैल्यूज बहुत ज्यादा रहती है।
एपोलाइपोप्रोटीन बी की भी वैल्यूज बहुत ज्यादा रहती है। ऐसा पाया गया है कि अगर 100 इंडियंस है तो उसमें 33% लोगों का लाइपोप्रोटीन बढ़ा हुआ रहता है। अच्छा। और अगर आपका लाइपोप्रोटीन बढ़ा हुआ है तो आपका एलडीएल भी नॉर्मल हो, आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में हो, तो भी आप हार्ट डिसीज के लिए प्रोन हो जाते हो। इसलिए अभी इंडियन लिपिड एसोसिएशन ने गाइडलाइंस जारी की है कि हर आदमी ने लाइफ में एक बार तो भी लाइपोप्रोटीन ए चेक करना चाहिए, और अगर उसके लेवल्स बढ़े हुए आते हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके जो भी प्रिवेंटिव स्टेप्स है वो लेने चाहिए। सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, डाइट और एक्सरसाइज के बारे में क्विकली yes. डाइट के बारे में ऐसा है कि शुगर और सॉल्ट आपके डाइट में जितना कम रहेगा उतना बेटर रहेगा। ऑयल आप जितना अवॉइड कर मतलब खाओ सकोगे, सब कुछ हाँ, उसको कंट्रोल में रखो और ऑयल कंटेंट आप कम रखो। ये तो अपने को पता ही है कि जो फास्ट फूड आजकल ज्यादा चलन में है, इसको आप जितना कंट्रोल करोगे, आप जितना ट्रांस फैट अवॉइड करोगे, उतने लिए आप बेटर है। जब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे तो एक्सरसाइज और हार्ट, इनका एक यू शेप्ड कनेक्शन है। अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ेगी, आप बहुत ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज करोगे तो भी हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ेगी। हम लोग बहुत सारे अभी मतलब रील्स देखते हैं या कोई वीडियो टेप्स देखते हैं, उसमें दिखता है कि जिम में एक्सरसाइज चल रही है और एकदम से कोई कोलैप्स हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये एक्सेसिव एक्सरसाइज से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या प्रीडिस्पोजिंग अंडरलाइंग हार्ट डिसीज होगा जो डिटेक्ट नहीं हो पाया, उसकी वजह से हो सकता है। सो गाइडलाइंस ये रिकमेंड करती है कि अगर आपको हार्ट हेल्थ अच्छी रखनी है और हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना है तो आपने ब्रिस्क वॉकिंग या मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉडरेट एक्सरसाइज मतलब 30 मिनट्स पर डे और 5 डेज अ वीक आपने ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए, या साइकिलिंग करना चाहिए, या स्विमिंग करना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज आप कर सकते हो। इतने ही रिकमेंडेशंस हार्ट हेल्थ के हिसाब से रिकमेंडेड है। उसके बाद कुछ जो लाइफस्टाइल जो हम लोगों ने हमारे मतलब ये एक्चुअली तो रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बट ये हम लोग हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बना देते हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्लीप। अगर आप एडिक्वेट स्लीप लेते हो 6 से 7 घंटा तो आप बाय एंड लार्ज प्रोटेक्टेड हो। अगर आप स्लीप डिप्राइवेशन हो जाते हो कोई कारण से तो आपकी हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। सेम वे में स्ट्रेस जो है अगर आप हैंडल कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। एक लेवल के ऊपर का अगर आपको स्ट्रेस है तो वो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए और आपको हार्ट अटैक आने के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सकता है। तो इसको भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम लोग खुद होके ले लेते हैं, वो है निकोटिन इंटेक इन एनी फॉर्म, लाइक स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, ई सिगरेट्स हो गए, हुक्का हो गया या वैपिंग हो गया। आजकल बहुत अलग अलग टाइप आ गए हैं निकोटिन इंटेक के। तो इनमें से कोई भी जो है वो प्रोटेक्टिव नहीं है। ये सब के सब हार्ट के लिए हार्मफुल है। आपने अल्कोहल के बारे में पूछा, ये एक अच्छी बात है। अल्कोहल इन बाय एंड लार्ज पहले स्टडीज थे कि अगर स्मॉल क्वांटिटी में हो तो बेनिफिशियल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स है, उसकी वजह से भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। सो करंट गाइडलाइंस रिकमेंड कि आपने अल्कोहल यूज भी टोटली बंद करना चाहिए। सो अगर हम इन एंड ऑल इसको सब समराइज करने जाएंगे तो यस डेफिनेटली हमारे यहाँ पे यंग लोगों में हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं, और अब विथ डेटा एंड विथ रिसर्च हम लोग ये बोल सकते हैं कि यस वी कैन प्रिवेंट दोज हार्ट अटैक। ऑथेंटिकली बोल सकते। यस। तो कैसे? हम लोगों को रिस्क फैक्टर की बात करनी पड़ेगी। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले जो नॉन मॉडिफाइबल है, जो अपने हाथ में नहीं है, वो है फैमिली हिस्ट्री, जेंडर और एनवायरमेंट। अगर इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर आपको है तो आप बाकी के रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में करने की ज्यादा कोशिश करो ताकि आपकी वो रिस्क फैक्टर की रिस्क जो है वो कम हो जाए। तो जब हम लोग ये बात करते हैं कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, विसरल फैट, इसको कंट्रोल करना है, तो ये कैसे कंट्रोल होगा? इसकी कुछ वैल्यूज है जो हम लोगों को मेंटेन करनी चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर है, उसको 120/80 आपको मेंटेन करना है। शुगर की जो वैल्यूज है, फास्टिंग शुगर आपको 100 के नीचे मेंटेन करनी है। उसके बाद में अगर आप BMI बोलेंगे मोटापे के लिए तो वो 23 के अंदर आपको मेंटेन करना है। आप वेस्ट सर्कमफरेंस बोलेंगे विसरल फैट के लिए तो मेल्स में 90 के नीचे लाना है और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर के नीचे लाना है उसको, एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करके। तो अगर आप ये सब चीजें करते हो, और उसके बाद लिपिड प्रोफाइल की बात आती है, तो आपको आपका LDL कोलेस्ट्रॉल लेस देन 100 मेंटेन करना है सीरियली चेक करके। आपका HDL कोलेस्ट्रॉल एक्सरसाइज करके 40 के ऊपर बढ़ाना है, और आपके ट्राइग्लिसराइड्स को आपको 100 के अंदर कंट्रोल करना है। अगर आप बीपी, शुगर,
मोटापा, विसरल फैट और लिपिड प्रोफाइल, इनकी मैंने ये सब जो वैल्यूज बताई, ये अगर मेंटेन करते हो और इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली करके रेगुलरली चेक करते हो, तो आप डेफिनेटली हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन आपने बहुत सुंदर मैसेज दिया। होपफुली जो दर्शक है वो इसको फॉलो करेंगे और ये तमाम रिस्क फैक्टर्स जैसे आपने कहा कि हमारे कंट्रोल में है, वो कंट्रोल कर पाएंगे इसको एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। Yes. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।